जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमारी एक सीरीज चल रही है लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सो आपको मैं पहले चीज क्लियर कर दूं कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी को अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर पूरे लेक्चर की सीरीज में प्रॉपर लक्ष्मीकांत पॉलिटी के हर एक टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करेंगे। और आपके एग्जामिनेशन में आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने हर एक चैप्टर को जो है वो सब टॉपिक्स में इस प्रकार से कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा चैप्टर जो है वो देखो कितने सारे सब टॉपिक्स पे कन्वर्ट हो गया। बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, तुरंत हमारे इंडेक्स को जो है वो चेक करना है और डायरेक्ट 7 नंबर पेज को जाके पढ़ लेना है। राइट, अभी मैं पूरी चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कई बार होता है ना कि आपको फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने से रिलेटेड मेंस का कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको अगर कंटेंट चाहिए तो आपको भटकने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारे इंडेक्स पे जाओ। राइट, तो हमने इतने अच्छे से पूरी चीज आपके लिए सजा कर जो है वो रखी हुई है और प्रिपेयर करके रखी हुई है, और बिल्कुल इसके नोट्स जो है वो बहुत ही प्रिसाइज हैं। और यहां पर वही चीज मैं कवर अप कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो होने वाली है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पर, जो हर सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आने वाले समय में ऑफिसर बनेंगे तो आप यही फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स को एक्सप्लेन करेंगे, सिविलियंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वो अधिकार हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं ताकि हम आजादी से जी सकें, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकें और एक फेयर सोसाइटी में जी सकें। तो चलिए सिंपल तरीके से पूरे टॉपिक को जो है वो अच्छे से समझते हैं। और आज इस टॉपिक के एंड तक ये वाला जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में दिए गए हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना है। ये अधिकार एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी के अनफेयर एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि कोई भी अगर अधिकारी हमारे खिलाफ जो है वो सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के तहत, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार है। अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। राइट, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन और प्रोटेक्टर कहा जाता है। राइट, तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स के अंदर भी पूछा गया, इसलिए हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शॉर्ट में आपको पूरी चीज जो है वो बता दी। सिर्फ इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है जो आपको मेंस में भी हेल्प करेगी और आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी। तो क्यों जरूरी है फंडामेंटल राइट्स, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में इसका आंसर जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की पावर ये लिमिट करती है ताकि कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी हमारे अधिकार ना छीन सके। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स जो है वो लिमिटेशंस लगाती है गवर्नमेंट की पावर के ऊपर, स्टेट की, स्टेट मतलब गवर्नमेंट की यहां पर बात हो रही है, उसकी पावर के ऊपर। हमें आजादी और सम्मान मिलता है, डिग्निटी और फ्रीडम हम लोग को मिलती है, जैसे कि बोलने की आजादी, रिलीजन चूज करने की आजादी और पर्सनल लिबर्टी की आजादी। नेक्स्ट, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, सबको समान अधिकार मिलते हैं। कोई भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो वैसे तो इसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ये चीजें होती हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि इस आधार पर कोई भी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग को प्रोवाइड कराते हैं। फिर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि कोई किसी भी कम्युनिटी के साथ अन्याय ना हो। फिर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होता है, जिसमें हर सिटीजन के लिए एक जैसा कानून होता है। राइट, कि चाहे वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो या आम आदमी हो, सबके लिए कानून एक समान है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, जिससे लोग अपनी पसंद से गवर्नमेंट चुनने और उन्हें अकाउंटेबल बना सकते हैं। पार्लियामेंट इन्हें अमेंड भी कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं किया जा सकता। राइट, तो इसमें अमेंडमेंट की पावर्स पार्लियामेंट के पास है, बट लिमिटेड पावर है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि आप इनको बिल्कुल किसी तरीके से चेंज नहीं करोगे। तो देखो कितने अच्छी तरीके से ये पूरे पॉइंट्स हमने यहां पर मेंशन किए हैं। तो इसको देखते हुए फटाक से लाइक का बटन हिट कर दो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री भी समझना जरूरी है कि कैसे ये इवॉल्व हुई।
तो देखो यार, हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इनका एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रहा है। यूएस बिल ऑफ राइट्स, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच डिक्लेरेशन से इंस्पिरेशन मिली है। क्वेश्चन आ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स किन किन कंट्री से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का बिल ऑफ राइट्स, जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। तो ये इन तीन चीजों को देखते हुए फंडामेंटल राइट्स तैयार की गई है। अक्सर लोग सिर्फ यूएस बिल ऑफ राइट्स को ध्यान में रखते हैं, बाकी दो चीज ध्यान में नहीं रखते। अगर पता लगे ए बी सी डी ऑप्शन आ जाए और डी में ऑल ऑफ दी अबव लिखा हो, तो काफी सारे लोग ए बस मार्क करेंगे, फ्रांस और आयरलैंड को भूल जाएंगे। तो आप बस ये तीनों चीजें याद रखेंगे क्योंकि आप मेरे से जो है वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स जैसे महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस किया था, जो मेंशन्ड है। राइट, ये हमारी हिस्ट्री है। गांधी जी ने कहा था कि भाई सब, हर एक इंडिविजुअल के पास जो है वो कुछ ना कुछ अधिकार होने चाहिए, फ्रीडम्स होने चाहिए। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी। पहली बार सजेस्ट किया गया था कि हर सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। नेहरू रिपोर्ट की जब बात आती है तो लोग जो है वो जवाहरलाल नेहरू लिख देते हैं, बट नहीं भाई, मोतीलाल नेहरू जी की कमेटी थी जिसने ये नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट करी थी। इसने बोला था, इस कमेटी ने, कि फंडामेंटल राइट्स को शामिल करना है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। ऐसा ही एक 1945 की सप्रू रिपोर्ट है। देखो कितने अच्छे से एक जगह पर पूरी चीज मिल रही है आपको। सप्रू रिपोर्ट, इसने भी कहा था कि ऐसे अधिकार होना जरूरी है। फिर अंबेडकर साहब की ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कैसे आप भूल सकते हो, राइट। तो इन अधिकारों को फाइनल शेप जो है वो दिया अंबेडकर साहब की ड्राफ्टिंग कमेटी ने। तो ये पूरी चीजें हम लोग को देखने को मिली कि इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स जो है वो का हिस्ट्री हम लोग को देखने को मिला। अब डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि इसके फीचर्स बताओ। तो देखो, हमने पॉइंट वाइज पूरे फीचर्स मेंशन किए हैं। जस्टिसेबल है फंडामेंटल राइट्स, मगर मतलब अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि 100% नहीं है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, है ना। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और नेशनल सिक्योरिटी, ये तीन चीज ध्यान में रखेंगे आप। ये चीज एक बार प्रीलिम्स में भी पूछी जा चुकी है। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और नेशनल सिक्योरिटी, इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स पर लगाई जा सकती है। यानी कि पब्लिक ऑर्डर को अगर मेंटेन करना है तो लोगों को बाहर निकलने से, या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो होती है ना, उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे धारा 144 जब लगती है, राइट, राइट टू असेंबल जो है वो डिसेबल हो जाती है, तो वो सब चीजें समझ रहे हो आप। तो ये 100% नहीं है। अगर कोई बोले कि फंडामेंटल राइट 100% एब्सोल्यूट है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, गुरु। नेक्स्ट, गारंटीड, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है क्लियरली कि ये गारंटीड है, सभी को दी जाएगी, सभी इंडियन सिटीजन्स को। तो इन्हें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। कुछ सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, यानी कि कुछ फॉरेनर्स के लिए नहीं है, राइट। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 सिर्फ इंडियंस के लिए है, लेकिन राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 सभी के लिए है, चाहे वो इंडियन हो या नॉन इंडियन। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। आगे की चर्चा, अमेंडमेंट, पार्लियामेंट इन्हें चेंज कर सकती है पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एक हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, बट इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सभी पर्सन के लिए जो इंडियन टेरिटरीज में रह रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल है, और बाहर के लिए भी अवेलेबल है, राइट। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑल पर्सन विद इन इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी रह रहा है, भले वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो, तो उन सबको हम प्रोटेक्शन देंगे भाई। ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी ये वाला अधिकार, जीने का अधिकार थोड़ा छीना जाएगा, राइट। तो ये चीज है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि फंडामेंटल राइट्स का जो है वो महत्व क्या है। देखो यार, पहले ही तो कुछ चीजें आप समझो। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है वो जा सकते हो। तो इसके बारे में यहां पर बात की गई है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। पहले फिर बाकी दूसरी चीज बात करेंगे, क्योंकि कोई दूसरी चीज रिपीट हो गई है। देखना,
आपको अगर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उसके लिए आर्टिकल 32 है, और आप हाई कोर्ट जा रहे हो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए तो उसके लिए आर्टिकल 226 है। बट यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पर लिखा तो है आप डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, दैट इज ट्रू। बट जब आप जाते हो ना, तो अगर कोई ऐसा हल्का मामला होता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपको सजेस्ट कर देती है कि आप हाई कोर्ट जो है वो चले जाओ। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। कायदे में हाई कोर्ट जो है वो भेजा जाता है पहले इंस्टेंस में फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बर्डन है ना। बट कोर्ट के रिट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूरे रिट्स हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ध्यान से सुनो। हिबियस कॉर्पस मतलब अगर किसी को लीगली अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट उसे तुरंत, मतलब सॉरी, इलीगली अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट उसे तुरंत रिलीज करेगी, दैट इज हीबियस कॉर्पस। राइट, तो ये फैक्ट जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। राइट, तो ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मैंडेमस, कोर्ट गवर्नमेंट को किसी काम करने या ना करने का ऑर्डर दे सकती है। राइट, कोई चीज होता है ना, आपने कई बार देखा होगा कोर्ट ने जो है ये फलाना ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि ये किया जाए, तो वो मैंडेमस के अंदर आएगा। सर्शियोररी, राइट, लोअर कोर्ट के गलत फैसले को कैंसिल करने के लिए सर्शियोररी होती है। प्रोहिबिशन, कोर्ट लोअर अथॉरिटी को किसी इलीगल एक्शन से रोक सकती है। लोअर कोर्ट अथॉरिटी के एक्शन या ऑर्डर लेने से रोकने के लिए प्रोहिबिशन होता है, नाम से हमारा प्रोहिबिट करना। क्यू वारंटो, किसी भी पर्सन का इलीगल अथॉरिटी होल्ड करने का पता लगाने के लिए कि उस अथॉरिटी पे कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके लिए। राइट, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्पेशली रिट्स वाले जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि हम सभी इंडियंस के जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमें एक स्ट्रॉन्ग, फेयर और डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने का मौका देते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या देखा अभी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका महत्व क्या है फंडामेंटल राइट्स का, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें अलग अलग प्रकार के क्या है, राइट्स दिए गए हैं जीने के लिए, एक जो बहुत ज्यादा जरूरी है एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए, उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। राइट, फिर स्टेट किसी प्रकार की मनमानी एक्शंस ना ले, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमने बोला ना कि डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ना हो, भेदभाव ना हो किसी के साथ। राइट, फिर उसके अलावा डेमोक्रेसी का फाउंडेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, नींव है डेमोक्रेसी की, ये फ्री और फेयर इलेक्शन प्रोटेक्ट करती है, प्रेस फ्रीडम को सेव रखने का काम करती है, सिटीजन को सशक्त बनाती है कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकें, फिर सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करने का भी काम करती है, क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी के साथ भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर अगर किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा है तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा और उसके लिए वो न्यायालय जा सकता है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता। राइट, तो ये चीज भी हम लोग को देखने को मिलती, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और एब्रोगेटेड। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये पूरी चीज देखो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, और जुडिशियल रिव्यू तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। जुडिशरी के पास पावर होती है, ये चेक करती है कि कौन से कानून जो है वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और फंडामेंटल राइट्स कहीं उन कानून में उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अगर होता है तो जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, कानून को रद्द कर देती है। यस, तो ये चीजें जो है वो हमने कवर अप करी। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। तो आपको इस प्रकार से पूरी पीडीएफ जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी, और टेलीग्राम के चैनल पर हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। हमारा जो चैनल है ये यूट्यूब का कमलाक्ष झा ऑफिशियल, इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं हमारे, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे शॉर्ट नोट्स आपको जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर। जिन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से, यानी कि जिन इन इस प्रकार के नोट्स की हेल्प से आप अपने रिवीजन जो है वो और बेहतर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे गाइस। अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़े हैं, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, स्टेट का मतलब, और इक्वलिटी के अधिकार क्या हैं। ये कंसेप्ट गाइस काफी ज्यादा टेक्निकल हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। राइट, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, और बहुत सिंपल तरीके से मैं पूरी चीजें आपको समझाऊंगा।
सबसे पहले तो आर्टिकल 359 को हम लोग समझते हैं। ये कहता है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाती है इमरजेंसी के समय पर। सोचो, एक नेशनल इमरजेंसी आ जाए, वॉर हो, मतलब कभी होना नहीं चाहिए, सोचना तो दूर की बात है, होनी है नहीं है, मतलब ऐसा हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, रिलेशनशिप मेंटेन करें कि कभी ऐसी नौबत ना आए, बट प्रिपेयर हर चीज के लिए रहना भी जरूरी है। तो अगर एक नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, वॉर हो, इंटरनल रेबिलियन हो, या देश एक सीरियस क्राइसिस से गुजर रहा हो, ऐसे टाइम पर क्या फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होंगे? नहीं। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो हटा दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा प्रेसिडेंट की पावर, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब लोग टेम्पररी कोर्ट नहीं जा सकते अपने अधिकार फोर्स करने के लिए। तो सस्पेंड कर दिया जाता है कि आप कोर्ट नहीं जाओगे अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए, क्योंकि अभी सिचुएशन खराब चल रही है और उस पर हमें फोकस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के ऊपर जो है वो मेनली देना है। राइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। क्या सारे राइट सस्पेंड हो जाते हैं? नहीं। ये चीज आप याद रखेंगे, सारे राइट सस्पेंड नहीं किए जाते। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बाकी अधिकार पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, लेकिन वो कंप्लीटली खत्म भी नहीं होते। मतलब जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तब भले ही आप कोर्ट में जाकर जो है वो उसके लिए लड़ सकते हो कि आपके अधिकार छीने गए और क्या आपको प्रॉब्लम आई, तो उस पर फिर कोर्ट अपना न्याय सुनाएगी। तो एक होता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है ना, उसको पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है, और ये सिर्फ 2 महीने के लिए वैलिड होता है। सिंपल शब्दों में, इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स पर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, लेकिन कुछ अधिक इंपॉर्टेंट अधिकार जैसे राइट टू लाइफ डिस्टर्ब नहीं किए जा सकते। और हम मैंने आपको बता दिया प्रेसिडेंट के पास पावर जो है वो दी गई है आर्टिकल 359 के तहत। राइट। कि जब भी आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो ये अधिकार छीन सकते हैं कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए कोर्ट जाएं। और ये सब ऑर्डर्स जो होते हैं वो सिर्फ 2 महीने के लिए ही, मतलब पार्लियामेंट जो है वो 2 महीने के अंदर अप्रूव जो है वो करे। राइट। जो अब देखो उसमें बताऊं क्या होता है। प्रेसिडेंट का कोई ऑर्डर आया कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है, तो पार्लियामेंट उस चीज को 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल भी देगी। तो मतलब कुल मिलाकर ये, अब बोलते हैं ना कि एक सिंगल अथॉरिटी के पास पावर नहीं है, ये पूरी पार्लियामेंट के पास पावर है। और वैसे भी आपको ऑलरेडी पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑपरेट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो यहां पर जो चीज याद रखने वाली है वो यही सिंपल सी चीज याद रखने वाली है कि आर्टिकल 359 जो है वो कहता है कि इमरजेंसी के समय पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, और सभी राइट सस्पेंड नहीं होते, जैसे आर्टिकल 21 आप एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन कर सकते हो। तो अब मैं आपको आर्टिकल वाइज पूरी चीज समझाऊंगा। सबसे पहले आर्टिकल 12 की तरफ चलते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है? ये यहां पर राज्य की बात नहीं हो रही है, ठीक है? जो हम लोग बोलते हैं सेंटर और स्टेट्स, उसकी बात नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा सकता है, ऐसा आपने सुना है अभी। पर स्टेट का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता, है ना? स्टेट में कौन कौन आते हैं? आने वाले समय में जब आप कलेक्टर बनेंगे, जब आप डीएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, तो आप भी स्टेट कहलाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट का ऑफिस जितने भी है, डिपार्टमेंट्स हैं, सबको स्टेट कहा जाता है। तो स्टेट में कौन कौन आ रहा है, ये चीज आपको सीखना जरूरी है। देखो टर्म स्टेट के अंदर कौन कौन इंक्लूड है। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इंक्लूडेड है। राइट। पार्लियामेंट भी है, स्टेट लेजिस्लेचर भी है। राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। फिर सभी लोकल अथॉरिटीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पीएसयू कंपनीज, भेल हुई, ओएनजीसी हुई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हुई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। राइट। कई बार हम टेंडर देते हैं ना, तो वो भी स्टेट की कैटेगरी में आ जाएगी, गवर्नमेंट के अंडर है। तो जो भी पूरी चीज गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट करनी है उनको स्टेट कहा जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 के तहत। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती,
बल्कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है उस पर भी फंडामेंटल राइट्स लागू होते हैं। मतलब आप उसके अगेंस्ट भी चैलेंज जो है वो कर सकते हो, और वो स्टेट के अगेंस्ट चैलेंज माना जाएगा। क्लियर? अब अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो तो क्या होगा? वो कानून वैलिड रहेगा क्या? आंसर इज सिंपल, नहीं। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स को का उल्लंघन करेगा वो ऑटोमेटिकली खारिज कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड होगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इंडिविजुअल अधिकारों को प्रायोरिटी देता है। राइट? तो ये फैक्ट जो है वो आप ध्यान में रखेंगे, ये आर्टिकल 13 के अंदर, कि कोई भी कानून जो है वो अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है तो उस कानून को नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये वाली चीज तो समझ में आ गई थी ना? इसमें इसमें बेसिकली और कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंक्लूडेड है, लोकल अथॉरिटीज इंक्लूडेड है। कोई भी अथॉरिटी जो किसके अंडर आएगी, गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी, वो पूरी की पूरी स्टेट की कैटेगरी में मानी जाएगी। और आर्टिकल 13 मैंने आपको बता दिया, क्लियरली कह रहा है कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो हर एक चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आराम से समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज ये लिखकर बताना कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू और नॉट, अच्छे से, है ना? अब सुनो, दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं जो अक्सर लोग पढ़ते नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। याद हो तो मैंने अभी कुछ समय पहले कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, तो उसमें ये दोनों डॉक्ट्रिन्स का जिक्र भी किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, अगर कोई पुराना कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो तो वो इनवैलिड हो जाता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट चेंज या रिमूव हो जाए तो वो कानून वापस वैलिड हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई ब्रिटिश के टाइम पीरियड पर किसी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई कानून हो तो वो टेम्परली छुपा हो जा सकता है, एक्लिप्स हो सकता है। पर अगर अधिकार को मॉडिफाई कर दिया जाए तो वो कानून वापस आ सकता है। राइट? मतलब सिंपली मैं आपको जो है वो समझाऊं तो देखो, आपको ऑलरेडी पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाकर हमने काफी सारी चीजें शामिल करी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कमॉन से यस और नो, ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा जाता है, याद आ रहा है कुछ? क्यों? उसके अंदर भी, ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर भी काफी सारे कानून है जिसको हमने शामिल कर दिया। अब उन कानून को अगर हमने मॉडिफाई कर दिया तो वो कानून एग्जिस्टिंग होंगे, बट अगर वही सेम कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे होंगे तो वो नल एंड वॉइड कह दिए जाएंगे। तो क्लियरली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस पर अप्लाई होता है? सिर्फ उन कानून पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बनाए गए हैं, यानी कि ब्रिटिश राज के समय बने थे, है ना? इस सिद्धांत के तहत, डॉक्ट्रिन के तहत, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले का कानून फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो पूरी तरह से उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, इंस्टेड वो अनइनफोर्सेबल या एक्लिप्स हो जाएगा। राइट? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इनकंसिस्टेंसी विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कि उसके कुछ पार्ट को जो है वो छुपा दिया जाएगा। राइट? इग्नोर किया जाएगा, छुपा दिया जाएगा। और अगर फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर दोगे या रद्द कर दोगे तो वो एक्लिप्स पार्ट जो होगा वो या तो रिवाइव करेगा या फिर नए सिरे से जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। राइट? तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, मतलब कि पुराने कानून के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, जो हम शामिल भी करते हैं। बट अगर कोई पुराने कानून की कुछ चीजें फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही होंगी तो उसका कुछ पार्ट जो है वो छुपा दिया जाए, एक्लिप्स, ग्रहण। कई बार बोलते हैं ना लूनार एक्लिप्स, सोलार एक्लिप्स, तो छुपा देना, है ना? तो इस तरीके की चीज हम लोग को देखने को मिलती है। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, अगर किसी कानून का सिर्फ एक पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो वो सिर्फ उस पार्ट का उल्लंघन किया जाएगा, पूरा कानून कैंसिल नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर किसी कानून में 10 प्रोविजंस हैं और सिर्फ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सिर्फ वो एक पार्ट हटाया जाएगा, बाकी पूरा कानून चेंज नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे तो वो वॉइड हो जाता है, या सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को, पोर्शन को, या फिर आपने देखा होगा ना, ये फलाना कानून है, इसका सब क्लॉज ये है। राइट? जैसे कानून के अंदर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, है ना? अब 4 पॉइंट्स है, उनमें से एक पॉइंट
फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो आप पूरे के पूरे कानून को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करोगे, उसका सिर्फ एक पार्ट जो है वो उठाओगे और उठाकर जो है वो उसको चेंज कर दोगे, हटा दोगे, है ना। तो आप मुझे बोलोगे सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी, राइट, या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेटेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स तो बिल्कुल सेम ही है। मैं बोलूंगा नहीं बेटा, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होता है और ये सभी पर अप्लाई हो रहा है, राइट, यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, बस ये डिफरेंस है। समझ में आ गई पूरी चीज अच्छे से। अब आगे की चर्चा करें। तो आर्टिकल 13 के बारे में तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता ही चुका हूं, जुडिशियल रिव्यू। इसके अंदर मैंने आपको बोला ना कि आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है, कि संविधान के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे उसको हटा दिया जाएगा, है ना। और इन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये चीज बता दी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और सीवियरेबिलिटी के थ्रू, कि अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई पार्ट अगर उल्लंघन कर रहा है तो उस पार्ट को छुपा दो या उस पार्ट को हटा दो। तो जुडिशियल रिव्यू इसी के अंडर आता है। फंडामेंटल राइट सबसे सुप्रीम है, ये चीज भी क्लियर कर दिया है, क्योंकि इसके साथ कोई नॉर्मल लॉ अगर लड़ेगा तो नॉर्मल लॉ की धज्जी उड़ जाएगी, इसको नहीं हटाया जा सकता। और हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको ध्यान में रखा गया, पर्सनल फ्रीडम को ध्यान में रखा गया है ना। अब आओ राइट टू इक्वलिटी के ऊपर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट किसी के साथ भी बायस नहीं हो सकती। ये गारंटी करता है कि हर इंसान को एक जैसा ट्रीटमेंट मिले, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। दूसरा हम लोग को आर्टिकल 15 जो है वो देखने को मिलता है। देखो, भेदभाव अलाउड नहीं है, राइट, डिस्क्रिमिनेशन किसी बेस पे अलाउड नहीं है। किस बेस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या कंबाइन कर दो इनमें से किसी भी फैक्टर को, इन आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर भेदभाव होगा तो वो बर्दाश्त किया जा सकता है, इसलिए मैंने बोला एब्सोल्यूट नहीं है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। अब ऑब्वियसली बात है, पब्लिक प्लेसेस में सभी को जाना अलाउड है। आप एक रेस्टोरेंट जा रहे हो, इसका आंसर अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आप एक रेस्टोरेंट जा रहे हो और वहां का कोड है, या क्लब जा रहे हो और वहां का कोड है कि आपको फॉर्मल्स में जाना है, राइट, और आप जो है वो नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स जो है वो डाल के चले गए, राइट, और बाहर बैठे हुए जो वहां के जो स्टाफ था उसने आपको मना कर दिया। तो अब जब आप कोर्ट में जाओगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है, मुझे उस जगह पर घुसने नहीं दिया, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, तो क्या कोर्ट आपकी सुनेगी? नहीं, कोर्ट आपकी नहीं सुनेगी। क्यों? क्योंकि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर ही सिर्फ, हाँ, अगर रिलीजन के आधार पर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपके रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, कास्ट के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जेंडर के आधार पर हो रहा है, या जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हो उसके आधार पर आपको थोड़ा नीचा दिखाया जा रहा है, तो फिर इसके लिए तो फिर आप लड़ सकते हो, है ना। तो ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड ऑफ एनी सिटीजन, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को ध्यान में रखते हुए इन आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमने देखा आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 जॉब्स से रिलेटेड है। सरकारी नौकरी के लिए हर किसी को बराबर मौका मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी स्पेशली, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यहां यही लोग गलती करते हैं, लोग प्राइवेट से बनने लगते हैं, नहीं, स्पेशली सरकारी नौकरी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको फेयर चांस मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, राइट। फिर आर्टिकल 70, अच्छा इसका मतलब प्राइवेट में अलाउड है डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, बट हाँ प्राइवेट सेक्टर, ऑब्वियस सी बात है कि वो किसको जॉब देनी किसको नहीं देनी वो उनके हाथ में भाई, क्लियरली, है ना। मैरिड होल्डर्स को भी प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं देता, कई बार होता है ना, काफी सारी जो कंपनीज वगैरह जो होती हैं उनमें बैठे हुए एचआर जो होते हैं वो कई बार जो है वो पक्षपात जो है वो कर लेते हैं, अपने वालों को ही सिर्फ जॉब जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, दूसरों को जो है वो नहीं देते हैं, है ना। तो ये चीज है। फिर ऐसे ही होता है अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। अनटचेबिलिटी इलीगल है आर्टिकल 17 के तहत। इंडिया में किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और आर्टिकल 18 जो है वो
टाइटल से रिलेटेड है, राइट। आर्टिकल 18 टाइटल की बात करता है, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स अलाउड है। कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंडिविजुअल सर या महाराजा जैसे टाइटल यूज नहीं कर सकता। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल, आप डॉक्टर या प्रोफेसर लिख सकते हैं, लेकिन राजा या नवाब जैसे टाइटल्स नहीं रख सकते अपने नाम के आगे। यस, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना जरूरी है। क्लियर पूरी चीजें। अब राइट टू फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स एक लीगल कंसेप्ट, सिर्फ एक लीगल कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। मैं बता चुका हूं, इमरजेंसी के टाइम पे जरूर कुछ अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि हर इंडियन को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि गाइस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आप बहुत ध्यान से पूरी चीजों को आपको पढ़ना है। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे अगर, राइट, तो और आप अगर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं तो आप यहां पर लिखिएगा कांटेक्ट करके जड़ी बूटी पॉलिटी। तो मैं आपको 35-36 पेजेस का एक बुकलेट दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जो पीडीएफ के अंदर 35-36 पेजेस में पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्ड है। और ये सिर्फ उनके लिए है जो रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स देख रहे हैं और जो हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं। तो अगर आप चैनल से जुड़े हो और अगर आपके पास वो जड़ी बूटी वाली पॉलिटी की पीडीएफ नहीं है तो क्लेम कर लो वाली पीडीएफ, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी गुरु। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पहले 7 फ्रीडम्स थी, राइट, आर्टिकल 19 के तहत। पर 44th अमेंडमेंट 1978 ने प्रॉपर्टी का अधिकार हटा दिया। अब 6 फ्रीडम्स हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये वाला डायरेक्टली बनता है कि राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी वाली जो फ्रीडम थी वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाई गई है? 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और आर्टिकल 19 में ओरिजिनली 7 थी, अब 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं, कौन सी ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कल थोड़ी सी तबीयत डामाडोल हो गई थी तो लेक्चर यहाँ पर स्टॉप जो है वो कर दिया था मैंने। तो होपफुली मुझे यहीं से कंटिन्यू करना है राइट टू फ्रीडम वाले टॉपिक से। अगर इससे पुराना कोई टॉपिक, मुझे जहां तक लग रहा है कि 17 तक हमने कवर कर लिया था। अगर बाई चांस छूट गया होगा तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पे रिमाइंड कर देना। वैसे तो मेरे हिसाब से तो यहीं से कंटिन्यू जो है वो करना है। तो चलो बिना समय वेस्ट किया, अब तो आपको समय वेस्ट क्या किया, आपके लिए तो ये लेक्चर इन बिटवीन ही जो है वो सुनाई दे रहा होगा। चलो, तो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, फंडामेंटल राइट सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो आज हम समझेंगे आर्टिकल, यानी कि अभी कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 19 और 19 से लेकर 32 के बारे में, ठीक है। पूरी की पूरी चीज वन गो में क्लियर करेंगे। फिर और भी कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो 6 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर जो आती हैं। और क्या बोलता है आर्टिकल 19? राइट टू फ्रीडम की जो है वो चर्चा जो है वो करता है, राइट। ठीक है, अपना जीवन अपनी आजादी, आवर लाइफ आवर फ्रीडम, तो इसकी जो है बात कर रहा है राइट टू फ्रीडम। अब सुनना, पहले 7 फ्रीडम्स हुआ करती थी, फिर 44th अमेंडमेंट 1978 ने प्रॉपर्टी के अधिकार को हटा दिया और अब 6 फ्रीडम्स है। ये शायद मैंने आपको कल भी जो है वो बताया था इसके बारे में, है ना। अब ये कौन सी फ्रीडम्स है? तो देखो गाइस, पहला हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अपना विचार रखने की आजादी। आप किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया या पब्लिक मीटिंग के थ्रू अपना ओपिनियन रख सकते हैं, पर 100% नहीं है। लिमिट लगी है इसके ऊपर, रेस्ट्रिक्शंस हैं। हेट स्पीच, डिफेमेशन या नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करने वाली स्पीच जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना। ये जो फ्रीडम ऑफ, जितनी भी फ्रीडम है ये एब्सोल्यूट नहीं होती है, राइट। अगर आप सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी या कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें कोर्ट की तौहीन हो रही है या डिफेमेशन का मुद्दा है या किसी पर्टिकुलर अपराध को आप बढ़ाने की, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति, तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्पेशली ये जो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आता है,
राइट, कि मतलब क्या ऐसा करोगे जिससे कि रेस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स पे लगाया हुआ है। तो ये पूरी चीज थोड़ी अच्छे से आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। राइट, तो ये मैंने आपको जो है वो क्या बताया कि ये पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, शांति से सभा करने का अधिकार, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप प्रोटेस्ट या रैली कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के और बिना उत्पाद किए, वायलेंस के बिना। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर होना चाहिए, वरना सरकार इसे रोक सकती है। तीसरा, संगठन या यूनियन बनाने का अधिकार, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप अपना यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं, चाहे वो वर्कर्स की हो या बिजनेस ग्रुप की। टेररिस्ट या एंटी नेशनल ग्रुप्स अलाउड नहीं है, जिसको सरकार बैन कर दे दी है। पूरा भारत घूमने का अधिकार है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप पूरे देश में कहीं पे भी जा सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बट सेंसिटिव मिलिट्री एरियाज या ट्राइबल क्षेत्र में रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो यानी कि 100% नहीं है। राइट, आप किसी भी भारत के हिस्से पर बस सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी राज्य या सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं और वहां बस सकते हैं। स्पेशल एरियाज जैसे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ, जम्मू कश्मीर में तो अभी हट गया है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ एरियाज में जो है वो रिस्ट्रिक्शंस है। अपनी पसंद का काम करने का आपको अधिकार है कि आप कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। राइट, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कर सकते हैं, चाहे डॉक्टर बनना हो, आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना, कुछ भी बन सकते हैं। बट इलीगल या हार्मफुल बिजनेस, अब बिजनेस करना मतलब ये नहीं है कि आप गांजा जो है वो बेचने लगे ना, तो दैट इज नॉट अलाउड। जो इलीगल है दैट इज नॉट अलाउड। तो फ्रीडम ये पूरी है आर्टिकल 19 के अंदर, बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन के बारे में। आर्टिकल 20, कानून के समक्ष जो है वो हम लोग को सुरक्षा जो है वो देखने को मिलती है, यानी कानून के सामने सुरक्षा। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये चीज जो है वो समझिएगा थोड़ा। कोई भी नया कानून पुराने टाइम के किसी काम को क्राइम नहीं बना सकता। एग्जाम्पल, अगर आज एक नया कानून आए जो कल के किसी एक्टिविटी को इलीगल बना दे, तो उसके लिए आपको पनिश नहीं किया जा सकता। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो इसका मतलब ये होता है जो आर्टिकल 20 के अंदर, नहीं समझे आप, फिर से मैं समझा देता हूं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक कानून बना है ना, और वो कानून जो है वो बोल रहा है कि पिछले 6 महीने, यानी कि छह, फॉर एग्जाम्पल मार्च चल रहा है, ठीक है। अब कानून एक बना दिया मार्च में, और बोला जा रहा है कि भाई जनवरी से, 1 जनवरी से लोग जितने भी हैं जिन्होंने जो है वो चालान अपना जो है वो कटवाया था, राइट, यानी कि क्या बोलते हैं यार, जिसने रेड लाइट जो है वो क्रॉस करी थी, ट्रैफिक की चलो बात कर लेते हैं, ट्रैफिक लाइट जो है वो, सिग्नल जो है वो क्रॉस करना एक क्राइम होता है, आपको पता है ना। तो अभी ऐसा कानून बन गया कि भाई जिसने ट्रैफिक लाइट जो है वो क्रॉस करी थी, जिनके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना था, अब वो 50,000 का जुर्माना माना जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं कर सकते हो ना। ऑब्वियस सी बात है कि भाई पुराने काम के लिए जो जो उस समय जो क्राइम था वो माना जाएगा। अब जो उस समय क्राइम नहीं है वो थोड़ा ना आप उसको बोलोगे यार। समझ रहे हो, जैसे पहले अनटचेबिलिटी जो है वो एक क्राइम नहीं थी, बट आज की डेट में है कि नहीं। राइट, तो वो चीज, तो ये चीज समझिए आप। तो इसका मतलब नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा कानून जो है वो नहीं बनेगा जो आप जिसको लागू पुराने समय से करो। राइट, बट हाँ ये चीज ध्यान में रखना, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ तक सीमित है। बट अगर टैक्सेशन वगैरह की बात आती है ना, तो सरकार जो है वो पुराने से चार्ज कर लेती है कई केस में। बट सरकार को कई बार हारना भी पड़ता है इंटरनेशनल केसेस के मामले में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वोडाफोन के साथ शायद एक केस जो है वो कुछ समय पहले हुआ था। एक होता है डबल जियोपॉटी। एक क्राइम के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, 2 बार उसी केस में पनिश नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अगर कोर्ट ने किसी को एक बार छोड़ दिया, तो दोबारा उसी क्राइम के लिए उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि एक व्यक्ति जो है उसने फॉर एग्जाम्पल किसी को किडनैप किया और उसके बाद फिर उसकी सजा काट के वापस आ गया, फिर दोबारा से किडनैप करेगा तो भाई उसको दोबारा सजा होगी। अब आप बोलोगे सर फिर इसमें तो डबल जियो पार्टी कहाँ है। अरे भाई, एक बार उसने एक्स व्यक्ति को जो है वो किडनैप किया, उस समय उस परिस्थिति में उसको किडनैप करने के लिए सजा मिल गई।
बाहर निकल के फिर वो एक्स को उठा लेगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर से तो उसको जाना पड़ेगा ही ना यार। तो वो कहानी है, मतलब एक सेम क्राइम के लिए, सेम स्थिति के लिए, मतलब आज की डेट में जो क्राइम हुआ है, वो पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो उसको सजा मिल गई है, वो उस डेट के पर्टिकुलर क्राइम, यानी उस डेट को ध्यान में रखते, उस पर्टिकुलर क्राइम को ध्यान में रखते फिर से सजा नहीं मिलेगी। नए क्राइम के लिए नई सजा। ठीक है। दूसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी को अपने खुद के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस किसी से जबरदस्ती कन्फेशन नहीं ले सकती, और आपको पता होना चाहिए कि पुलिस में दिए गए जो बयान होते हैं वो बेसिकली कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं। पुलिस के सामने दिए गए बयान, तो इसमें आप लोग, अगर आप पुलिस सर्विस में जाओगे तो आप बड़े परेशान होने वाले हो, क्योंकि आपके सामने तो अपराधी जो है वो सब कुछ बक देगा, बट कोर्ट के सामने जाकर जो है वो मुकर जाएगा। इसलिए आपने कई बार पिक्चरों में भी देखा होगा कि देख भाई कोर्ट में जाकर मुकरना नहीं, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? तो बस ये कहानी वही है। अब बड़ा फेवरेट आर्टिकल, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मैं बोलता हूं इसको राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, है ना। तो जब तक कानून परमिट करे तब तक किसी की जिंदगी या फ्रीडम नहीं ली जा सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है, और इसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्रिवेसी ऐसे अधिकार भी शामिल किए हैं। गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी या लाइफ तभी ले सकती है जब एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो हो। नेक्स्ट, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। याद रखना है 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को यह अधिकार दिया गया है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने इसे फंडामेंटल राइट बनाया। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे, जो प्रीलिम्स में अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। ये सरकार के ऊपर जो है वो एक ऑब्लिगेशन है एक प्रकार का, कि करवाना है मतलब करवाना है। फिर एक होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर बैन है। आर्टिकल 23 किससे रिलेटेड है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से रिलेटेड, है ना, बेगर जिसको हम लोग बोलते हैं। राइट, तो ये क्या है ये आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्ट्रिक्टली बैंड है। तो इसमें आएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किससे रिलेटेड, आर्टिकल 23 या 24? तो आर्टिकल 23 ध्यान में रखना है। आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है? बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर। इसमें अब आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, ये आर्टिकल क्लियरली कह रहा है कि अगर आपने 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, माइन या दूसरी हजारडस एम्प्लॉयमेंट में रखा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर कौन देगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। जैसे फॉर एग्जांपल 15 साल का एक बच्चा है, क्या उसको आप फैक्ट्री में जॉब दे सकते हो? जस्ट सिंपली यस और नो। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन इसका तो आंसर आपने लिख दिया होगा शायद अभी वीडियो को पॉज करके। दूसरा क्वेश्चन सुनो, आप एक आईएएस ऑफिसर हो, या मान लेते हैं आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक एसपी हो। आप या तो एक कलेक्टर हो या एसपी हो। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, ठीक है, आप अभी अभी ऑफिशियल पोजीशन में नहीं हो, ठीक है। अभी आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो जा रहे हो, और आपको एक ढाबा जो है वो दिखाई दिया, ठीक है, जैसे अपन हाईवे पे जाते हैं ना कहीं पे, तो आपको एक ढाबा जो है वो दिखाई दिया, आपने अपनी गाड़ी पार्क करी ढाबे में, और आपने जो है वो ऑर्डर किया। वहां पर एक छोटा सा बच्चा जो है वो आता है, जिसकी उम्र जो है वो 8-10 साल की होगी। वो उसने टेबल आपकी पोछी, जैसे जनरली ढाबों में होता है, आपने देखा ही होगा, टेबल पोछी और प्लेट्स लगाना शुरू करी। आपने उस बच्चे को बुलाया, बोला बेटा नाम क्या है तेरा? तो सबने नाम बताया। फिर आपने बोला कि बेटा यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो, स्कूल नहीं जाते क्या? तो बोलते नहीं, स्कूल नहीं जाता मैं। तो राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन। राइट। अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो हजार्डस जॉब की बात की गई थी। देखो एक कानून ये कहता है कि आप नॉन हजार्डस जॉब में भी जो है वो बच्चों को नहीं ला सकते। ये कांग्रेस लेकर आई थी ये वाला कानून। राइट, वो मैंने भी आपको बता दिया आपकी उसके लिए कि हाँ एक प्रकार का कानून है कि नॉन हजार्डस में भी नहीं रख सकते, वो भी चाइल्ड लेबर माना जाएगा। तो 10 साल का बच्चा और उसके पापा अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। अब आपने बोला जा पापा उसको बुला के ला, क्योंकि उस बच्चे ने आपको बताया कि पापा जाने नहीं देते। अब उसके पापा आए, तो उसके पापा ने बोला कि यार कोविड में जो है वो पूरा खानदान हमारा खत्म हो गया सर या मैडम, और हमारे पास आज की डेट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है गुजारा करने के लिए, मैं और मेरा बच्चा ही है।
तो क्या करें हम? अब भीख तो मांगेंगे नहीं क्योंकि मेहनत से कमाएंगे। तो क्या आप उस बच्चे को, उस बाप को जो है वो छोड़ दोगे क्या, या उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? बताओ। या समझाइश देकर जो है वो छोड़ दोगे? क्या डिसीजन लोगे आप एज अ एसपी और एज अ कलेक्टर के तौर पर? बताओ, क्या डिसीजन लेना आपके लिए सही रहेगा? देखता हूं मैं कौन इसका आंसर जो है वो करेक्ट देता है। चलिए, अब मैंने आपको क्या कहाँ तक पढ़ा दी वाली कहानी की आर्टिकल 24, ये क्या जो है वो कह रहा है कि ये चीज ध्यान में रखना, 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्री, माइन वगैरह में नहीं एम्प्लॉयमेंट देनी है। अगर होती है तो क्लियरली कार्रवाई होगी जो करवा रहा है। अब आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 का टॉपिक। 25 अनुच्छेद क्या कहता है? रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। एज सिंपल एज दैट, है ना? अब ये सब चीजें भी प्रैक्टिस करना इनके दायरे में आता है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और दूसरे प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट से जुड़े हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, बलि चढ़ाना, अगर आप बलि चढ़ाओगे और ये कहकर कि नहीं ये तो हमारी धार्मिक प्रथा है, तो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, है ना? पता लगे बच्चे की बलि चढ़ाई चढ़ाई जा रही होती है ना ऐसी उटपटांग एक्टिविटीज भी कई बार आप लोग जो है वो देखते होगे, और जब सर्विस में जाओगे तब आप देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि लोग जो है वो किस तरीके के अंधविश्वास में जो है वो पड़े हुए हैं आज की डेट में। और इन्हीं सब चीजों से तो आपको लोगों को जो है वो निकालना है पूरी तरह से। यस। नेक्स्ट, आगे की जो है वो चर्चा करेंगे। एक मिनट रुकना। हम्म। तो इन सब चीजों से आपको जो है वो लोगों को बाहर निकालना है, आपको लोगों को जागरूक करना है। तो आर्टिकल 25 होपफुली आपको अच्छे समझ में आया। अब आर्टिकल 26 की बात करें। अपने धार्मिक मामले मैनेज करने का अधिकार। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने मैटर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 के तहत जो है वो कहा गया, जैसे होता है ना कि बहुत मंदिर की समितिज बनती है, मस्जिद के वक्फ बोर्ड वगैरह हम लोग को देखने को मिलते थे, वो खुद अपने धार्मिक मामले को मैनेज करते हैं। आर्टिकल 27, टैक्स सिर्फ रिलीजियस प्रमोशंस के लिए नहीं हो सकता। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं ले सकती। तो ये फैक्ट आर्टिकल 27 में क्लियरली लिखा हुआ है। ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखेंगे कि पहली चीज तो कोई भी पर्सन को टैक्स पे करने के लिए या टैक्स देने के लिए प्रमोट नहीं किया जा सकता किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब साफ है कि सरकार जो है वो पैसा जो है वो नहीं प्रोवाइड कराएगी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। प्रोवाइड कराना है तो सबके लिए इक्वली प्रोवाइड कराना है। अगर जमीन देनी है तो सबको इक्वली जमीन देनी है। तो ये सेक्युलर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जो हमारे यहाँ का एक फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट, जो सीलियंट फीचर्स में हमने डिस्कस किया था, प्रियम्बल में हमने डिस्कस किया था, राइट? तो उसको मेंटेन रखना है, उसको बरकरार रखना है। दिस इज द मेन थिंग। आर्टिकल 28, रिलीजियस एजुकेशन का फ्रीडम। गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दी जा सकती, पर रिलीजियस ट्रस्ट वाले स्कूल में दी जा सकती है। तो याद रखना, सिर्फ यहां पर प्रोहिबिशन जो है वो दिया जा रहा है स्टेट को, कि अगर आपने पैसा, अगर किसी यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, तो वहां पर अगर आपने पैसा जो है वो डाला है, तो वहां पर किसी भी प्रकार से रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाएगा। बट जो प्राइवेट वाले हैं वो दे सकते हैं, राइट? जैसे कि आपको क्रिश्चियंस वाले स्कूल जो है वो देखने को मिलते हैं, मैं भी था उसी स्कूल में। तो वहां पर चर्च की प्रेयर्स वगैरह जो है उस पर ज्यादा एम्फेसाइज जो है वो किया जाता है, राइट? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 29 जो है वो माइनॉरिटीज की बात करता है। माइनॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 29-30 से रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं। माइनॉरिटीज के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 है। किसी भी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को माइनॉरिटी ग्रुप्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप जितने भी हैं, तो वो अपनी उनकी यूनिक जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उनको प्रोटेक्ट करने का पूरा उनको अधिकार है, राइट? और इसमें सरकार भी मदद करती है।
और अब दूसरा आर्टिकल 30, जो माइनॉरिटीज है ना वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं। माइनॉरिटी अपनी पसंद का स्कूल कॉलेज बना सकते हैं और गवर्नमेंट इससे फायदा भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल, क्रिश्चियन, मुस्लिम या सिख कम्युनिटी अपने रिलीजियस स्कूल चला सकते हैं। जैसे कि आपने मुस्लिम्स के अंदर जो है वो देखा होगा कि हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग टाइप का उनका खुद का जो है वो रहता है, जहां पर रिलीजियस टीचिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड जो है वो कराते हैं, क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है ना। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 का आ गया, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताना, पहले बता चुका हूं मैं आपको। आर्टिकल 29 30 के बाद आर्टिकल 32 आ गया, वेयर इज आर्टिकल 31? आप बताएंगे। अब अगर कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मैंने इसी लेक्चर में शायद कुछ समय पहले जो है वो ये चीज बताई थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली एंटरटेन नहीं करती, वो हाई कोर्ट भेज देती है। अब आप मुझे बताओ, हाई कोर्ट जाने का अधिकार किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो किस आर्टिकल में लिखा है बताएंगे आप। अब इसमें 5 पावरफुल रिट्स इश्यूज किए जाते हैं। हीबियस कॉर्पस, इलीगल अरेस्ट अगर हो गया है तो कोर्ट कहेगी उस इंसान को तुरंत पेश करो, राइट टू ब्रिंग दैट पर्सन। मैंडेमस मतलब गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है तो कोर्ट कहेगी काम करो भाई, ड्यूटी करो। मैंडेमस ऑर्डर देती है गवर्नमेंट कोर्ट गवर्नमेंट को कि ड्यूटी करो। प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट एक इलीगल केस सुन रहा है तो कोर्ट कहेगी रुको, स्टे, ये नहीं करना है। चौथा, सर्शियोररी, इलीगल डिसीजन दे दिया तो कोर्ट कहेगी कैंसिल करो, हमारे पास भेजो। क्यों वारंटो, कोई इलीगल पोस्ट होल्ड कर रहा है तो कोर्ट कहेगी किस अधिकार से यहां पर पोस्ट पे बैठे हो। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से रिट्स के बारे में जो है वो पता होनी चाहिए। देखो कितने अच्छे से हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। हीबियस कॉर्पस, उस व्यक्ति को जो है वो लेकर आओ जज के सामने जिसको इलीगल अरेस्ट कर लिया तुमने। मेंडेमस, कमांड करती है पब्लिक अथॉरिटी को कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी करें, गवर्नमेंट को कमांड करती है। प्रोहिबिशन, कि नहीं भाई, इंफीरियर जो कोर्ट है या ट्राइब्यूनल है वो आप अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जो है वो जा रहे हो तो आप ये नहीं करोगे, स्टे। सर्श्योररी, कि आपने जो डिसीजन दिया है लोअर कोर्ट ने वो खराब दिया है, कैंसिल, दूसरी कोर्ट पे भेजो, है ना। क्यों वारंटो, कि भाई इस पोस्ट पर कैसे बैठे हो, इस पब्लिक ऑफिस पर कैसे बैठे हो, वो क्वेश्चन करती है कोर्ट। तो ये रिट्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो इशू किए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, जो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स लिमिट होते हैं? तो आओ इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, आप के आपको आर्म्ड फोर्सेस और फंडामेंटल राइट्स, जिसकी फंडामेंटल राइट्स इसके बारे में हम समझ ही चुके हैं, बट आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग हैं क्या उनके पास फंडामेंटल राइट्स पूरे होते हैं कि लिमिटेड होते हैं? आओ इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आर्मी, पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसी, अब आगे चल के आप भी इस सर्विस को जो है वो ज्वाइन करोगे, आप में से काफी सारे लोग। तो इनके जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो वैसे ही है जैसे आम नागरिकों के पास होते हैं, राइट। बट इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि काफी सारी चीजें जो आम नागरिक एंजॉय करता है वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे कई केसेस में जो है और कुछ स्पेशल पावर्स तो आपको मिलती हैं, राइट। तो इसी चीज को हम समझेंगे। तो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? जैसे जैसे मेरा एक फ्रेंड है, अनिकेत चतुर्वेदी, वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर राइफल में मेजर है। अब मेरे ख्याल से शायद उसकी रैंक बढ़ गई होगी। तो वो, उसकी वाइफ एसडीएम है। तो जो अनिकेत है, ये बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था यार, हाँ, तो इन लोग को अलाउड जो है वो नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पर जो है वो सेम नाम से जो है वो रहो। वो अपनी वाइफ के नाम से सोशल मीडिया जो है वो ऑपरेट करता है, जो एसडीएम है। तो कहानी क्या है कि क्यों रेस्ट्रिक्शंस होता है? क्योंकि ये सर्विस जो है ये काफी प्रीमियर सर्विस है ना। और इसमें एक छोटी सी चूक भी जो होगी वो बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा बन सकती है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, मोरालिटी की बात हो, पब्लिक ऑर्डर की बात हो, याद आ रहा है। तो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम काफी स्पेशल और सेंसिटिव होते हैं। इन्हें डिसिप्लिन, ओबीडियंस, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है ताकि देश की सुरक्षा और ऑर्डर बना रहे।
इस वजह से आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और पुलिस एक्ट्स जैसे कानून इनके फंडामेंटल राइट्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस जुडिशरी के रिव्यू के अंडर आती है ताकि बैलेंस बना रहे। राइट, तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर स्पेशल पावर जो है वो होती हैं, और इनका जॉब काफी सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इसलिए इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कौन से रिस्ट्रिक्शंस। अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी, सिर्फ आर्टिकल का नाम, आर्टिकल 19, आर्म्ड फोर्सेस की पर्सनल पब्लिकली गवर्नमेंट या सुपीरियर्स को, यानी कि आर्म फोर्स के जो पर्सनल होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, यानी कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, ये पब्लिकली गवर्नमेंट या सुपीरियर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मतलब आप ऑनलाइन जाके गवर्नमेंट के बारे में नहीं लिख सकते, बिकॉज यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम, अब आप देखो, मैं अक्सर आपको जब पढ़ाते समय बोलता हूं कि आपको सिस्टम के बारे में जो है वो गलत नहीं बोलना, तो ये देखो आपको पॉलिटी के अंदर कितने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। क्यों गलत नहीं बोलना? क्योंकि भाई आप फोर्स में हो, और आप फोर्स में हो, आप सिस्टम का हिस्सा बनोगे, और दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं करता है, ये रिस्ट्रिक्शंस है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका आर्टिकल 19, कि आप गवर्नमेंट या फिर अपने सुपीरियर के बारे में पब्लिकली आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आपके पास राइट टू क्रिटिसाइज जो है वो नहीं है। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज या किसी ऐसे ग्रुप का आप हिस्सा नहीं बन सकते जो आपकी डिसिप्लिन को अफेक्ट करे, है ना? तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। फिर दूसरा, फ्रीडम ऑफ असेंबली जो आर्टिकल 19 के तहत आती है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये फ्रीडम ऑफ असेंबली ध्यान में रखेंगे। राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ध्यान में रखेंगे। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, इनको प्रोटेस्ट या स्ट्राइक करने की आजादी नहीं होती, ताकि फोर्सेस की फंक्शनिंग स्मूथ रहे। पता लगा आर्मी स्ट्राइक पे बैठ जाए तो फिर क्या होगा भाई देश का। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सेंसिटिव एरियाज में पोस्टिंग होने पर इनका मूवमेंट कंट्रोल रहता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी से बाहर जो है वो नहीं जा सकते। बाहर जाने के लिए परमिशंस लगती हैं, होता है ना कि भाई जैसे आपको घर जाना है तो सर घर जाने दो, छुट्टी दे दो, है ना? तो आप उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते अपने। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है। राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन नहीं है। वेलफेयर एसोसिएशन तो बना सकते हो, पर ट्रेड यूनियन या कलेक्टिव बार्गेनिंग अलाउड नहीं होती है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस है जो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और जो फोर्स के लिए, डिसिप्लिन के लिए जरूरी है, उसको ध्यान में रखते हुए लगाए जाते हैं हमारी फोर्सेस के ऊपर। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब मार्शल लॉ की बात करें तो मार्शल लॉ एक ऐसी सिचुएशन होती है जब मिलिट्री रूल इंपोज किया जाता है, जैसे इमरजेंसी, वॉर या रेबिलियन के टाइम पर। याद रखना, तो जब ऐसा कोई मिलिट्री रूल लग जाए, मार्शल लॉ जब लग जाए, तब उस समय जो है वो अधिकार जो है वो किस प्रकार के होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पर इसका डायरेक्ट असर जो है गाइस पड़ता है। कैसे असर जो है वो पड़ता है? तो स्पीच, असेंबली, पर्सनल लिबर्टी पर रोक लग जाती है। राइट, आपके फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो सकते हैं। आपकी पर्सनल फ्रीडम, बाहर जाने आने की, मूवमेंट की, बोलने की, एक्सप्रेस करने की छीनी जा सकती है। आप एक जगह ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन जो है वो खराब है। पता लगे एक जगह गुड ग्रुप बना के आप खड़े हो, तो अब जरूरी नहीं कि वो ग्रुप बनाकर अच्छी बात ही कर रहा हो सकता है कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा हो कि भाई सामने जो है पुलिस की वैन आएगी, उड़ा देना। ये भी हो सकता है ना? तो इसलिए अलाउड नहीं रहता देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते रखते हुए और इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए। तो आपकी ये सब पूरे अधिकार जो है वो छिन जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। फंडामेंटल राइट जो है वो आपकी सस्पेंड हो जाती है मार्शल लॉ के समय पर। और फिर मिलिट्री की पावर्स बढ़ जाती हैं, अरेस्ट करने की, डिटेन करने की, सर्च करने की। कर्फ्यू इंपोज जो है वो कर सकती है मिलिट्री कि भाई घर से बाहर नहीं निकलोगे आप। किसी के भी घर पर जो है वो सर्च किया जा सकता है, किसी के भी एसेट्स को सीज किया जा सकता है अगर शक होगा मिलिट्री को, तो किसी के ऊपर, किसी सिविलियन के ऊपर, राइट, या किसी इंडिविजुअल के ऊपर। तो मिलिट्री की पावर बहुत हाई फाई रहती है। फिर मिलिट्री कोड्स एक होती हैं जो सिविलियंस के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलो करती हैं। राइट, मिलिट्री कोर्ट स्टैब्लिश की जा सकती है सिविलियन अगर कोई अपराध होता है, क्योंकि उस समय कोर्ट्स वगैरह सब बंद रहती हैं। राइट, जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन इमरजेंसी वाली आती है तो मिलिट्री अपनी कोर्ट स्टैब्लिश कर देती है। राइट, जिसमें अपराध के लिए सिविलियंस जो है उनको, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और ये कोर्ट जो है
इसका प्रोसीजर अलग होता है, सिविलियन कोड की तरह इसका प्रोसीजर नहीं होता, और उसमें अपील करना भी उतना मतलब इजी नहीं होता, अपील अलाउड ही नहीं होता वैसे तो कई केसेस में। कोर्ट के पास पावर कम होती है, राइट। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा कि वो मिलिट्री के डिसीजन को चैलेंज करे नहीं किया जाता। रिस्ट्रिक्शन जुडिशियल रिव्यू के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, जो नॉर्मल हमारी जुडिशरी है वो रिव्यू नहीं कर पाएगी फिर ऐसी चीजों को, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है ये। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो गाइस फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते, मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब है कि कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है। अब ये सिचुएशन मैंने एक जगह पर आसानी से आपके लिए जो है रख दिए हैं कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, मॉडिफाई की जा सकती है, हमारी देश को खतरा, नेशनल सिक्योरिटी। अगर किसी अधिकार से देश की सिक्योरिटी पर असर पड़ता है तो वो अधिकार हटा देंगे, राइट। वो फंडामेंटल राइट्स अलाउ नहीं की जाएगी। पब्लिक ऑर्डर देखो कितनी अच्छे से पूरी चीज लिखी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है दंगे की वजह से, राइट, तो फिर ऐसे अधिकार हटा दिए जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, भाई आप जुडिशरी की तौहीन नहीं कर सकते हो। आपके कोई ऐसे भाषण देकर दंगे को बढ़ावा नहीं दे सकते। आप किसी की इमेज खराब करने वाले स्टेटमेंट नहीं दे सकते, है ना। दूसरे देशों के साथ रिलेशंस बिगाड़ने पर उकसा नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए इन सब चीजों के आधार पर फंडामेंटल राइट्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब आओ आर्टिकल 31, जो आपने आंसर लिख ही दिया होगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर किसमें शामिल कर दिया गया? आर्टिकल 300A, जो इसका करंट स्टेटस है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है? मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ फटाक से, अभी के अभी। तो देखो, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट्स थी, फिर इसको हटाकर आर्टिकल 300A शामिल किया गया। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सरकार किसी की प्रॉपर्टी ले सकती है लेकिन सिर्फ एक वैलिड कानून के थ्रू और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके। बट ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी को सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? ठीक है। अब एक्सेप्शंस और रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो देखो, आम लोग ये सोचते हैं, जो कॉमन मैन होता है, कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा और हर सिचुएशन पे अप्लाई होते हैं, पर ऐसा नहीं है, आप जानते हैं। जनरल एक्सेप्शन होता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज 6। सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिफेमेशन, इसके नाम पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग सकती है। यस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट। ये इन सब चीजों के नाम पर रिस्ट्रिक्शन लगती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन होती है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और 4, महिला और बच्चों और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा। तो ये स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन, यानी कि सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। यानी कि कुछ लोग को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कुछ लोग को अलाउ किया। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 से आर्टिकल 16 क्लॉज 5, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC ST के लिए रिजर्वेशन अलाउड है। तो ये एक्सेप्शन है ना, ये क्या है? ओ ओ सॉरी, रिस्ट्रिक्शंस है। ये एक प्रकार के स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई सिर्फ इन्हीं लोग को है वो दिया जाएगा, सभी को नहीं दिया जाएगा, है ना। पब्लिक इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है सरकार, आर्टिकल 25 क्लॉज 2A और B के तहत। यस। तो ये चीज हम लोग को रहे वो देखने को मिल रही है, बट इसको क्रिटिसाइज भी रहे वो किया जाता है। किस क्या कहकर क्रिटिसाइज किया जाता है? कोर्ट्स कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेती है जो पार्लियामेंट के काम में इंटरफियर करते हैं, तो जुडिशियल ओवररीच जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। कई बार फंडामेंटल राइट्स के नाम पर पार्लियामेंट के काम, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पर हस्तक्षेप जो है वो किया जाता है जुडिशरी के द्वारा, राइट। इंटरप्रेट करती है जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स के नाम पर, राइट। तो उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर कभी कभी इंडिविजुअल राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी में बैलेंस बनाना मुश्किल होता है कि भाई एक आम आदमी के अधिकार क्या है और फिर नेशनल सिक्योरिटी, तो उसमें बैलेंस नहीं बन पाता, तो और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, जैसे IT एक्ट वगैरह में देखने को मिला था ना। पेपर पर अधिकार है पर ग्राउंड रियलिटी में क्या ये अधिकार सभी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसके इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है उनके अधिकार के बारे में लोगों को, इसलिए उनका शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है।
फिर कभी कभी लोग अधिकार का मिसयूज करते हैं, जैसे फेक केस फाइल करना, राइट। ऐसे ही जब मैं एक स्विमिंग जाता था, तो वहां पर ऐसी कुछ होता, मेरे फ्रेंड की एक से जो है वो लड़ाई हो गई थी, राइट। गलती हालांकि सामने वाले की थी, मैं भी वहीं पर ही था। तो मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि अब अब स्विमिंग पूल है, राइट। अब आप जो है वो स्विमिंग जो है वो कर रहे हो। अब पीछे से उसकी पीठ पे कूद गया ये व्यक्ति। अब जब उसकी पीठ पे कूदा, भाई ऑब्वियस सी बात है, आप स्विमिंग करते हो यार, सोचो आप किसी की पीठ पे कूद जाओगे तो किसी को लगेगी नहीं। अब लगी उसकी, अब वो उसने खड़े होके क्या गाली बक दी कि दिखाई नहीं देता क्या, बीप बीप बीप। तो वो चढ़क गया कि मुझे गाली कैसे बकी। ठीक है भाई, सामने अब हर एक किसी का टेम्पर अलग होता है यार। एकदम से कई बार वो नेचुरल रिएक्शन भी होता है, कई बार ऐसा होता नहीं एकदम तेज लग जाती है तो मुंह से गाली निकल जाती है, या घबरा कर कई लोग गाली बक देते हैं। तो होता है ये बिकॉज ऑफ हैबिट्स, कि आप किस हैबिट को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी यार, नॉर्मल कोई पर्सन बोलता है अरे अरे भाई सॉरी यार। पर नहीं, वो सामने वाला लड़ लिया इससे, और लड़ लिया तो मेरे दोस्त ने फोड़ दिया उसको। तो उसने धमकी देना शुरू कर दी कि हरिजन एक्ट लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर, जेल में सड़ोगे, ये करोगे वगैरह। फिर मैंने उसको समझाया बड़े प्यार से, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करो। फिर उसको समझाया, फिर वो भी मेरा दोस्त बन गया, अच्छा, राइट। तो वो चीज है। और जो एक्चुअल मेरा दोस्त था वो भी मेरे कांटेक्ट में नहीं है, जो ये स्विमिंग पूल वाला था वो अब मेरे कांटेक्ट में आ गया। क्या बोले। चलो, अब आगे की बात करते हैं। तो कभी कभी लोग अधिकार का मिसयूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फिर फंडामेंटल राइट से गरीबी और इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होती। फंडामेंटल राइट्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को या सामाजिक न्याय को सॉल्व कर रहा है क्या? नहीं। तो ऐसी आलोचनाएं हैं जो कभी कभी मेंस में आ जाती है, जो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है बताया है कि अलग अलग कंट्री से ये यार, तो ये वाली चीज तो आपको पता है ना, फंडामेंटल राइट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, इक्वलिटी इंश्योर करना, कुछ चीजों को छोड़कर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। ऑपरेशन के अगेंस्ट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, यानी कि आपको कोई मतलब दबाएगा नहीं, राइट। तो ये चीज एक शील्ड के तौर पर जो है वो काम करती है, कि गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करने के ऊपर, कि बोलते हैं ना कि बायस ना हो गवर्नमेंट किसी के लिए, है ना। गवर्नमेंट जो है वो किसी के साथ पक्षपात जो है वो ना करे, है ना। तो उस सब चीजों के लिए सबको इक्वली ट्रीट करे, तो सेफ गार्ड करती है ये। सामाजिक न्याय और इक्वलिटी को प्रमोट करने पर भी फोकस करती है, राइट। ठीक है। अनकीप ऑफ डेमोक्रेसी प्रोटेक्शन जो होते हैं ऐसे अधिकार का, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं। भाई लोग इकट्ठा होकर ग्रुप में जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं ना, कि ये कैसे कर दिया तुमने। अभी देखो, फार्म लॉस जो हम लोग को देखने को मिलते, उसके लिए किसान जो है वो बाहर बैठ गए थे, तो कैंसिल रद्द करना पड़ा ना सरकार को। तो वो चीज है। अब दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन को देखें, तो यूएसए बिल ऑफ राइट्स में इंडिविजुअल लिबर्टी पर फोकस करता है। यूके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पर ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 के थ्रू प्रोटेक्शन मिलती है। चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम इंडिया के मॉडल से मिलता जुलता है कनाडा का। तो हमने इनके इन यूएसए, यूके और कनाडा को देखकर फंडामेंटल राइट्स बनाया ना, बस इतनी सी चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। अब एक होता है स्टैट्यूटरी राइट्स, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना। पार्ट 3 के बाहर के जो स्टैट्यूटरी, मतलब कोई भी कानून बनाकर जो जो कानून बनाकर जो अधिकार दिया गया उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, सभी के पास अधिकार है भाई इंफॉर्मेशन गेन करने का, तो ये इसके अंदर है, स्टैट्यूटरी के अंदर है, कानून के थ्रू बनाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। वैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, भाई उपभोक्ता का अधिकार है कि उनको अब जो भी प्रोडक्ट वो ले रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए, मिले, है ना। तो वही चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लोगों के पास जो है वो संविधान, अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि संविधान में दिए गए अधिकार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अब जैसे पार्ट 3 हम लोग को देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स, है ना। संविधान में लिखा हुआ ना ये पूरा, तो संवैधानिक अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब चीजें आने वाले चैप्टर्स में कवर जो है वो की जाएगी। तो ये फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक कंप्लीट लेक्चर था गाइस। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में जो है वो आई होगी, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लैरिटी जो है वो मिली होगी हर एक टॉपिक और सब टॉपिक की आपको। तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। प्लस हमारे पास एक प्रोडक्ट है गाइस आप लोगों के लिए, जो आपकी ब्रेन की पावर को जो है वो काफी बढ़ा देगा, राइट। आपको फोकस करवाएगा, और आप लंबे समय तक जो है वो पढ़ाई कर पाओगे। और ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीजों से जो है वो तैयार हुआ है। और बॉडी में ये बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें हम लोग मतलब इसमें कंपनी ने जो है वो
ओमेगा 3 और ओमेगा 9 को मिक्स करके प्रॉपर क्वांटिटी में डाला है, जिससे कि आपका ब्रेन बूस्ट होगा। और इसकी जो कॉस्ट है वो 2800 रुपए के आसपास है। और एग्जैक्ट अगर आपको ये प्रोडक्ट मंगवाना है अपने पास, जिसमें 60 कैप्सूल्स होती हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मंगवा लो। स्पेशली अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रोडक्ट मंगा लो, ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो एटलीस्ट 2 महीने तक कंटिन्यूअस इसका इंटेक करो, सुबह शाम, यानी कि 2 महीने में दो आपको कैप्सूल खत्म हो जाएगी, फिर एक एक लेना शुरू कर दो, महीने की एक, मतलब 2 महीने चलेगी आपको एक कैप्सूल। तो आपको काफी हेल्प करेगा ये आपकी प्रिपरेशन के दौरान, गारंटीड। और आपको अगर हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप जो है वो कर दीजिएगा, तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल की। चलो, अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद गाइस।